नमस्ते। आज हमारा YouTube का पहला चैनल स्टार्ट होने जा रहा है और जब चैनल स्टार्ट होता है तो आपको लोगों की लोकप्रियता और लाडलापन जो है वो मिलना चाहिए। इसी के लिए जो लाडलापन यहाँ मंदसौर में जिनके पास सबसे ज़्यादा है उनके पास हम आए हैं। मंदसौर के लाडले लोकप्रिय पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हमारा जो ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो उससे पहले कुछ आपके जो ये सफर रहा है इतना बड़ा राजनीतिक, उस पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। सर, एक गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ाई करी है और गवर्नमेंट स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक एमए हिस्ट्री से आपने करा, वो भी एक शासकीय विद्यालय से ही है। तो उसके बीच सर आपने कभी मन में ये कब ख्याल आया कि मुझे राजनीति चाहिए या लोगों की सेवा करना चाहिए? सर देखिए, राजनीति तो परिवार में बचपन से थी और क्योंकि पिताश्री 1964 के दशक में एमएलए हो गए थे, बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया वो भी 1970-71 के दशक में विधायक बन गए थे। लंबा सफर मेरे परिवार ने राजनीति के क्षेत्र में तय किया। तो घर आंगन में राजनीति तो थी, लेकिन मैं उन दिनों जब कॉलेज में पढ़ा करता था, स्कूल में पढ़ा करता था, तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैं भी कभी विधायक बनूंगा या शहर का प्रथम नागरिक बनूंगा या मैं पार्षद बनूंगा। मैं उन दिनों में स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी। बास्केटबॉल मेरा प्रिय खेल था। मैं बास्केटबॉल के अलावा कुछ दूसरा मुझे सूझता ही नहीं था। लेकिन चलते चलते मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका का पहली बार का पार्षद का चुनाव का टिकट दे दिया। तो बगैर मांगे और मेरे चुनाव में टिकट मिल गया। वार्ड नंबर 7 से मैं चुनाव जीत भी गया। फिर इसके बाद फिर दोबारा टिकट मिल गया, फिर नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट मिल गया, फिर 4 बार मुझे विधायक का टिकट मिल गया। तो मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मैं शहर का प्रथम नागरिक बन जाऊंगा, प्रथम सेवक बन जाऊंगा, 3-3, 4-4 बार में कोई विधायक का टिकट मिल जाएगा। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर होता है। और देखिए, मैंने और मेरे परिवार ने कभी भी राजनीति को व्यवसाय नहीं माना। हमने चूंकि विरासत में मिली और फादर और दादाजी जमींदार हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, ग्वालियर स्टेट के जमाने का दौर था, तो शुरू से ही हम लोग जन सेवा में लगे रहे थे, पूरा परिवार। और उसका लाभ मुझे मिल गया। इस बात को मिल गया कि पिताजी की पुण्याई थी, बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी की पुण्याई थी। उन्होंने जमीन पर बहुत काम किया जनता के हित का। उन्होंने भी जिला पंचायत देखी, जनपद पंचायत देखी, कृषि उपज मंडी देखी, जन सेवा करी। तो जनसंघ का दौर था, आज भारतीय जनता पार्टी का दौर है। तो मैंने एमए इतिहास में कर लिया था, चूंकि मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता था और मुझे स्कूल कॉलेज के माध्यम से मुझे आगे बढ़ना था, इसलिए मैं पढ़ता भी गया और खेलता भी गया। फिर मैं लॉ कॉलेज का अध्यक्ष हो गया था, यूनिवर्सिटी का मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी बन गया था। तो कुल मिला के प्रारंभ से ही राजनीति मुझे जीन्स में मिली, मेरी डीएनए में। अच्छा सर, अगला सवाल है, लाडले नाम किसने दिया सर? जो हर जगह पोस्टर्स बैनर्स में हम देखने को मिलते हैं, मंदसौर के लाडले लोकप्रिय विधायक, ये हर जगह सर देखा हमने। ये पहली बार आपको याद हो कि लाडले किसने कहा था? नहीं, देखिए, पहली बार किसने कहा था इतनी कह सकता हूँ, लेकिन जिसको अत्यधिक लाड़ और प्यार मिलता है, देखिए लोकप्रिय तो बहुत होते हैं। हाँ सर, लेकिन प्रिय कम होता है। प्रिय कम होता है। उसी प्रकार से लाडला शब्द या लाडली शब्द जो आता है ना, वो स्नेह का द्योतक है। और उसको लेकर के जब राजनीति के क्षेत्र में मैं आया, मैंने जिम्मेदारी को स्वीकार किया और जब लोगों के बीच में मेरे संवाद हुए, तो बड़ा हो या छोटा हो सब लाड़ देता था, प्यार देता था, दुलार देता था। तो लाडला शब्द मेरे साथ उस समय जुड़ गया था और मेरे को इन शब्दों से, इस प्रेम भाव से अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती थी। क्योंकि जिस मंच पर मैं बैठता था, जिस मंच पर मैं जाता था, मेरे वरिष्ठ और मेरे आशीर्वाद दाता बड़े बुजुर्ग मुझे लाडला के करके पुकारते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और लाडला शब्द परिवार का भाव पैदा करता है, क्योंकि अपने घर में कोई लाडली बिटिया होती है, कोई लाडला बेटा होता है, तो उसी प्रकार के समाज में और राजनीतिक के क्षेत्र में अगर कोई लाड़, प्यार और दुलार से पहचाना जावे, जाना जावे, तो लाडला शब्द तो दिल को छूने वाला शब्द है। तो अच्छा है, फिर चल पड़ा तो पोस्टर पर, बैनर पर, मंचों पर, सार्वजनिक स्थानों पर लाडले विधायक, लाडले नगर पालिका अध्यक्ष, तो लाडला शब्द मेरे साथ जुड़ गया। सर, अब पहला सवाल मेरा जो मंदसौर की राजनीति में केंद्र बिंदु रहा है और हमेशा से उस पर चर्चा होती है। जब आप विधायक थे तब मैं भी कॉलेज छात्र रहा हूं और आपने, जब मैं एनसीसी छात्र था, आपने एक शिवना शुद्धिकरण को लेकर अभियान छेड़ा था। उससे आप केंद्र तक पहुंचे थे। केंद्र से आपने लगभग 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी करवाई थी उस समय और वो पैसा भी आया।
लेकिन सर वो कहीं जमीनी धरातल पे आज दिखता नहीं है। उसको लेकर आपका क्या कहना है कि वो पैसा कहाँ गया, या फिर राजनीति में जो यशपाल सिंह ने 108 करोड़ रुपए शिवना शुद्धिकरण के लिए लेके आए थे उसको बस मुद्दा बनाया गया है? इस पर आपके क्या कहना है? शिवना शुद्धिकरण का कोई विषय आज का नहीं है। ये शिवना का जो प्रदूषण है, शिवना की अशुद्धता है, ये वर्षों पुरानी है, जिसमें कांग्रेस की सरकारें भी आई गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है आई, और 110 या 109 करोड़ का कोई बजट नहीं मिला है। ये बिल्कुल गलत जानकारी है। कुल मिलाकर के शिवना के शुद्धिकरण का जो पैकेज आया है वो शिवना शुद्धिकरण के नाम से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत की सरकार ने राज्य की सरकार को दिया था, और तब तत्कालीन पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग थे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, और हमारी अपनी मांग पर हमने कहा कि भाई शिवना शुद्धिकरण का कोई कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट बनना चाहिए। शिवना का गहरीकरण, शिवना का शुद्धिकरण, शिवना का चौड़ीकरण, ये 2 दशक से ज्यादा समय हो गया है, तब से लगातार चल रहा है। इसमें जनता की भूमिका रही, जन भागीदारी इसमें हुई है, दान दाताओं ने इसमें सहयोग किया, समाज के लोगों ने इसमें से। आज शिवना का जो विस्तारीकरण दिख रहा है ये एक दिन का नहीं है, ये लगभग 2 दशक हो गए, 20 बरस से शिवना के गहरीकरण को, शुद्धिकरण को लिया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो बजट पास हुआ है वो 29 करोड़ रुपए का है, और 29 करोड़ के बजट में घाट निर्माण भी है, मुक्तिधाम का उन्नयन भी है, और जो गंदे नाले आकर के शिवना में मिलते हैं उससे उसको बाहर फेंकते हुए डाउन स्ट्रीम में अलाउदा खेड़ी, बोहरा खेड़ी की तरफ एक फिल्टर प्लांट बनेगा जो गंदे पानी को शुद्ध कर करके वापस पुनः शिवना में डालेगा। तो कुल मिलाकर के 29-30 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त नहीं हुई है, और ये भी हमारे अपने प्रयासों से हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मध्य प्रदेश में बनी, फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली हो, शिवना के साथ साथ अगर हम इसको जोड़ें तो पशुपतिनाथ का लोक परिसर, ये लोक परिसर भी हमने हमारी मांग पर दिया। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर गौरव दिवस के अवसर पर आए थे शिवराज जी, और हमने एक ही मांग रखी थी कि जिस प्रकार से भोले बाबा उज्जैन के महाकाल का लोक परिसर बन रहा है, अन्य मध्य प्रदेश में दर्जनों लोक परिसर बन रहे हैं, तो मंदसौर में भी लोक परिसर के लिए पैसा दीजिए। उसके लिए 25 करोड़ रुपए की पहले किस्त मिली थी, और जब मैं विधायक की भूमिका में था तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने बनाया था। तत्कालीन कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव, तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प, तत्कालीन कलेक्टर गौतम सिंह, तत्कालीन कलेक्टर दिलीप यादव, ये 4 कलेक्टर ऐसे निकले हैं मेरे टेन्योर में जिनके साथ संवाद करके मैंने शिवना के शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट को भी और पशुपतिनाथ लोक परिसर को भी हमने 100 करोड़ रुपए तक की प्रोजेक्ट की अवधारणा सुनिश्चित की है। अभी पहला पैकेज आया है, अभी और अधिक गुंजाइश है। मेरी जानकारी में कि भारत की सरकार से सेकंड फेज के लिए भी पैसा सैंक्शन होने वाला है, मामला पाइप में है, आगे बढ़ने की उम्मीद है। हम तो देखिए बैठते हैं तो शहर के विकास की चिंता करते हैं, क्षेत्र के विकास की चिंता करते हैं, और इसी को लेकर के बजट लाद करके और जमीन पर उतारने का हम लोग काम करते हैं। सर भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति भी थी जब वो केंद्र में 2 सीटें थी, वहां से लेकर आज वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी है, और मंदसौर को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। मंदसौर ऐसा क्षेत्र है जहां वर्तमान में भी विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की ही ज्यादा है, और उसमें लगातार आपने काम किया है, एक नेता के रूप में ही नहीं, एक सेवक के रूप में भी। तो सर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को, मंदसौर को गढ़ बनाने में क्या भूमिका समझते हैं आप? देखिए वैसे तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मंदसौर हेडक्वार्टर, मंदसौर जिला मुख्यालय, मंदसौर विधानसभा कभी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रही है। ये गलतफहमी निकालना चाहिए, क्योंकि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कांग्रेस के तत्कालीन विधायक, पूर्व श्रम मंत्री श्याम सुंदर पाटीदार जी इस मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7-7, 8-8 बार रिप्रेजेंट करते थे। और तब का मंदसौर क्या था, और जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली 1977 के बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और भारत में, और माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सुंदरलाल जी पटवा इस विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ किया, तो मेरे पिताश्री भी 1970-71 के चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़े थे, और पाटीदार जी से चुनाव 4000 वोटों से हार गए थे। लेकिन 70-75 के बाद, 77 के बाद भारतीय जनता पार्टी को जब से नेतृत्व मिला और कांग्रेस का दौर गया और भारतीय जनता पार्टी का दौर आया, तो फिर कैलाश चावला जी का मामला ले लें आप, यशपाल सिसोदिया का मामला ले लें आप, हमने लगातार इस मंदसौर शहर और मंदसौर जिले को विकसित करने का हमने प्रयत्न किया। हमने इसको अपना गढ़ बनाया। ये गढ़ पहले भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। वही मतलब भारतीय जनता पार्टी एक मुश्किल दौर में थी, लेकिन वहां से लेकर यशपाल सिंह ने वहां तक लाके छोड़ा है कि उसको गढ़ कहा जाने लगा। तो उसी में क्या आपकी क्या भूमिका, कि उसमें किस तरह से आपने काम किया? कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगी, जनता का विश्वास प्राप्त किया,
और जब जनप्रतिनिधि की भूमिका में, चाहे मैं हूं, चाहे सुंदरलाल जी पटवा हो, चाहे कैलाश जी चावला हो, चाहे बसंत लाल जी शर्मा गजा महाराज हो, चाहे ओम प्रकाश जी पुरोहित हो, इन सब ने विधायक की और सरकार की भूमिका में इस शहर को कुछ देने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस के भी ऐसे लोग थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो 10 बरस तक कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन मंदसौर शहर की बुनियाद के लिए उन्होंने क्या दिया, हम प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर उनसे मिल सकता है। हमने निजीकरण कभी नहीं किया, हमने कभी भी अपने लिए विकास नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टियां खड़ी नहीं करी, हमने अट्टालिकाएं नहीं बनाई, हमने जनता के लिए बजट लाने का काम किया। और बजट लाने के कारण से आज मंदसौर शहर में अगर 118 करोड़ 1 अरब 18 करोड़ के ओवरब्रिज सैंक्शन होते हैं, तो उसके पीछे शिवराज सिंह जी चौहान की मंशा थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की भूमिका है। सिंहस के बजट में से 2003-4 में यदि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष होता हूं और मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा जी से और तत्कालीन प्रभारी मंत्री उज्जैन के श्री कैलाश विजयवर्गीय से ये मांग करूं कि मंदसौर में भी तीर्थयात्री आते हैं, तो उज्जैन के साथ साथ मंदसौर को भी बजट की अपेक्षा दरकार है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी, उमा भारती जी मेरे कहने पर नगर पालिका मंदसौर को 17 से 18 लाख रुपए की सैंक्शन करते हैं। दोबारा पहली बार जब 17-18 लाख रुपए मिल जाता सिंहस के बजट में से मंदसौर के विकास के लिए, तो यात्रा को हमने आगे बढ़ाई, और यात्रा को जब आगे बढ़ी मैं विधायक की भूमिका में आया। तो 2016 का जब सिंहस आया तो मैंने शिवराज सिंह जी चौहान से कहा कि हमारा तो हक बन गया है, क्योंकि उस मैप में, उस नक्शे पर मंदसौर को 17-18 लाख रुपए मिले हैं पहली बार 2003 में, 2004 में हमको पैसे दिए। 32 करोड़ रुपए की राशि सेकंड टेन्योर में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दी। और आज जब तीसरी मर्तबा 2028 का सिंहस आ रहा है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंदसौर शहर को उज्जैन के साथ साथ सिंहस के बजट में 78 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की है। ये प्रयासों से होता है, ये प्रयास से होता है, ये विश्वास से होता है। और उज्जैन से मंदसौर तो काफी दूर है, बिल्कुल। उन्हेल पूछ सकते हैं आप, जावरा पूछ सकते हैं आप, रतलाम बड़नगर बदनावर पूछ सकते हैं आप कि सिंहस के बजट में से 2003-4 से लेकर के 2016 के सिंहस में और 2000 आने वाले 28 के बजट में उन शहरों को कितना पैसा मिला। हमने जतन किए, हमने प्रयत्न किए, हमने अपनी ड्राइंग डिजाइन बताई, हमने यात्रियों की संख्या बताई, हमने पशुपतिनाथ जी का जो अपना स्थान है, जो दिव्य और भव्य प्रतिमा है, उसके प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो दिखाया, वो दिखाने की कोशिश करी। तो आज हम 100 करोड़ रुपए की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए 2028 का सिंहस तो भी काफी दूर है, लेकिन उसके लिए राशि आ गई है, कार्य योजनाएं बन गई है, डीपीआर बन गए, तकनीकी स्वीकृति बन गई, टेंडर फ्लोट हो गए। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे। आज तो मैं विधायक की भूमिका में नहीं हूं, लेकिन लाइव कॉन्टेक्ट हमारा, इसलिए कि मंदसौर शहर ने हमको बहुत दिया है, आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, मान सम्मान दिया है। तो हम इस मान सम्मान का जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहेंगे शहर के विकास के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सर, अब जो मेरा एक बड़ा प्रश्न है, जो किसानों की एक बड़ी समस्या रही है सर, अभी भी वर्तमान में जो बीमा राशि मध्य प्रदेश सरकार ने, पूरे केंद्र सरकार ने घोषित की है, प्रधानमंत्री बीमा योजना, उसमें सर मध्य प्रदेश को लेकर 1356 करोड़ की राशि घोषित की गई है। उन 1356 करोड़ में से सर मैं खुद साक्षी हूं, दुरवाड़ा पंचायत, तखतपुर पंचायत, काचरिया पंचायत, कामलिया पंचायत, ये ऐसी पंचायतें सर वहां बीमा राशि बिल्कुल पहुंची नहीं है। ज्ञापन दिए गए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, माननीय जो भी उप मुख्यमंत्री हमारे विधायक हैं देवड़ा जी, उनसे बात की गई, लेकिन सर वो राशि अभी तक आई नहीं। तो सर उसको लेकर किसान चिंतित हैं और नाराजगी भी है सर पार्टी को लेकर किसानों में। तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, किसानों का आदर्श बीमा बनाने का काम भी यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया राष्ट्रीय स्तर पर। जी सर। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार हुआ था तो जिले को इकाई माना जाता था, पूरे जिले की अनावरी तय की जाती थी जी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो तहसील पे आए, तहसील के बाद फिर पटवारी हल्का आए, और शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल में तो नजरिया अंकलन भी हमने कर करके दिखाया कि नजर से देख लो, नुकसान हुआ है उसको इंगित कर दो। और मैं आपकी बात से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि कल ही मैंने एक ट्वीट किया था, और कल जब कल इसी विषय को लेकर के, इसलिए कि अगस्त महीने में अगर मध्य प्रदेश के किसानों की फसलें अतिवृष्टि से, प्राकृतिक आपदा से डैमेज होती है, क्षतिग्रस्त होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अगस्त महीना अगर आप पूरा भी जोड़ लें, और सितंबर का तो पहला हफ्ता ही चल रहा है अभी, तो इन एक महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकलन हुआ था, जो रिपोर्ट्स आई थी, उसके आधार पर जो बीमा राशि दी गई है
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नेक नियति को स्पष्ट करता है। मुझे नहीं पता था कि आप ये सवाल पूछेंगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति, नेक नियति और संवेदनशील सरकार के कारण से, मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार के कारण से, जैसा कि आपने बताया, प्रदेश के 11 जिलों के 17,500 किसानों के खातों में 20 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई। अगस्त माह में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 24,884 किसानों को सितंबर के पहले सप्ताह में 30 करोड़ की राशि अंतरित हुई है। 2025-26 में अब तक 188 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई है। अब आपका जो प्रश्न है, 3-4 गांव का आपने नाम बताया। पंचायत है सर पूरी। मैं जानता हूँ, पूरे क्षेत्र को जानता हूँ। मैं भले देवला जी का है, लेकिन मैंने दोरवाड़ा भी देखा और गरनई भी देखा और संजीत भी देखा, सब देखा मैंने। ये रिपोर्ट्स के आधार पर होता है। बीमा कंपनी उन लोगों को जो बीमित होते हैं, उनकी जब रिपोर्ट जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर बीमा कंपनी देती है। सरकार का मुआवजा सबको मिलता है, फिर चाहे वो आंशिक हो, चाहे किसी किसान की जो जोत होती है, उसकी जो रकबा होता है, उसके हिसाब से मिलता है। लेकिन कभी कभी बीमा कंपनी में, मैं आपको बता रहा हूं कि रात को ही प्रश्न आज आपका है, मैंने रात को, मैं खुद कसक हूं, प्राकृतिक आपदा को लेकर के मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे बेटे ने भी और मेरी श्रीमती ने भी, हमने बीमा कंपनी को रात को मैसेज किया है। बिल्कुल इस बात को लेकर के क्या कि टोल नंबर है, हमको बताना पड़ेगा बीमा कंपनी को। हम कर्जदार हैं, हमने सोसाइटी से कर लिया, कमर्शियल बैंक से कर लिया है, और कर्ज के पेटे बीमा की राशि कटती है। तो उन किसानों ने, उन गांव ने अगर अवगत नहीं कराया होगा या वहां की रिपोर्ट नहीं आई होगी, तो बीमा कंपनी उन रिपोर्ट्स के आधार पर, उन पंचनामों के आधार पर, उन व्यवस्थाओं के आधार पर बीमा देते। देखिए, हर व्यक्ति को बीमा नहीं मिलता है। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, अगर बीमित होती है तो हमको एफआईआर दर्ज कराना पड़ती है, हमको सर्वेयर को बुला करके उसका पूरा एस्टिमेट बनाना पड़ता है, फिर पुटअप करना पड़ता है। इसी प्रकार से कुछ गांव जिनका नाम आप ले रहे हैं, पूरे के पूरे गांव रह गए हैं, उनको क्लेम करना चाहिए। और मैं आपसे बता रहा हूं कि मेरी जागरूकता के कारण से मेरे गांव निम्बोद में आज से 2 बरस पहले जब पूरे गांव के लोगों को बीमा मिला, 16 लोगों को बीमा नहीं मिला, हमने कोर्ट में चैलेंज किया। इसलिए कि भाई, एक गांव में ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति की फसल डैमेज हो रही है और दूसरे की नहीं हो रही है। प्राकृतिक आपदा तो सबके ऊपर गिरती है। तो हमने निम्बोद के लोगों को जागरूक किया, उसमें हम भी शामिल थे, मेरे परिवार के लोग भी शामिल थे। हमने कहा हम कैसे छूट सकते हैं। हमने कोर्ट का सहारा लेकर के, न्यायालय का सहारा लेकर के बीमा कंपनी को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि निम्बोद के अन्य किसानों के साथ साथ हमको भी बीमा मिल जाए, और उसका फायदा भी हुआ, सारे किसानों को फायदा मिला। इसी प्रकार से आपने जिन गांवों के नाम बताए हैं, स्पेसिफिक उन गांवों के को लेकर के आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि वे लोग कलेक्टर से मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी से, देवड़ा जी तो वित्त मंत्री हैं, उन तक अगर बात पहुंचती है और वो उसको रिव्यू करते हैं, तो ऐसा नहीं है हम बीमा कंपनी को बाध्य कर सकते हैं। देखिए, मुआवजा, राहत और बीमा, इन तीनों का अलग अलग परिभाषा है। सरकार आंशिक मदद करने के लिए राहत देती है, लेकिन मेरी फसल यदि बीमित है, मैंने बीमा की राशि भरी है और मेरी फसल डैमेज हो जाती है, मुझे टोल फ्री नंबर पर अवगत कराना चाहिए, मुझे उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, तब बीमा कंपनी देती है। आप तो जानते हैं बीमा कंपनियां, कोई सी भी बीमा कंपनी हो, लेने में बड़ी मीठी मीठी बातें करती है, और जब देने का सवाल आता है तो मुंह मोड़ती है, चक्कर देने का काम करती है। इसका हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। हाँ सर, इसलिए मैंने ये सवाल भी यहाँ पूछा है क्योंकि आप एक मजबूत नेतृत्व की सरकार के एक अहम हिस्सा हैं। तो अगर आज आपके संज्ञान में प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पे आप भी आगे इस बात को पहुंचाएंगे, तो एक माध्यम बनता है, जुड़ता है। तो उसी क्रम में प्रश्न था सर। एक और प्रश्न, 2028 तक हम यशपाल जी को किस भूमिका में देखते हैं आने वाले चुनावों में? देखिए, चुनाव मैं डिसाइड नहीं करता हूं, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संगठन डिसाइड करता है। और मैंने कभी भी 4 बार जब टिकट मुझे मिला तो मैंने अपने तय को प्रयास नहीं किए। मेरी परिवार की पृष्ठभूमि, मेरी वर्किंग, मेरी कार्य व्यवस्था, इन सबको आधार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान और आगे बढ़ाने का काम। कई नेता मंदसौर जिले के और नीमच जिले के और जनसंभाग के ऐसे जो घर पर बैठ करके दुकान पर बैठे थे, ट्रैक्टर ठीक करते रहते थे, साइकिल का पंचर बनाते रहते थे, उन लोगों को उठा करके, और गांधी सागर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनियां हो गई अब तो, पहले एमपी भी बोला करते थे, वहां के एक छोटे से कर्मचारी को जो भारतीय मजदूर संघ का काम करता था, अगर उनको चयन करके नौकरी छुड़वा करके सत्यनारायण जटिया जैसे व्यक्ति को, थावरचंद जी गहलोत जैसे व्यक्ति को अगर भारतीय जनसंघ ढूंढता है, खोजता है, स्थान देता है, तो केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं जटिया जी। आज केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं। थावरचंद जी गहलोत राज्यपाल हैं, बेंगलोर के, कर्नाटका के वरिष्ठ मंत्री रहे केंद्र के भी।
राज्य में भी उन्होंने मंत्री की भूमिका अदा करी। तो मेरा भविष्य मैं तय नहीं करता हूं, मेरा भविष्य मेरी पार्टी तय करती है। बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं याद दिलाना चाहूंगा। 14वीं विधानसभा की शायद वो बात है, एक बड़ी आधे घंटे की बहस तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ यशपाल सिंह जी की होती है। बहस ये थी कि यशपाल जी की बात थी कि पोस्टमार्टम को लेकर समय अवधि बढ़ाई जाए, जो रात को पोस्टमार्टम का समय है वो बढ़ाया जाए। और तब उस बहस के बाद ये निर्णय किया गया कि रात को 10 बजे तक आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं। बाद में इस बात को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी और पूरे भारत में लागू की। तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका उस चीज को ढूंढ के लाने में, तो वो कहां से सर वो मुद्दा आया था और आपने किस तरीके से उस बात को विधानसभा में रखा था? बड़ा मजेदार और रोचक प्रश्न आपने पूछा है। और पूरा घटनाक्रम मेरे आंखों में आ गया सामने जब विधानसभा के फ्लोर पर मेरा ध्यानाकर्षण सैंक्शन हुआ और मैंने इस बात को लेकर के, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मैं चूंकि जिला चिकित्सालय के बहुत नजदीक रहता था, पहले मेरा निवास स्थान जिला चिकित्सालय के पास में था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला चिकित्सालय में बहुत जतन करना पड़ते थे। परिवार का सदस्य दिवंगत हो जाता और परिवार के साथी सहयोगी परिवार के लोग जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के और पुलिस के दाएं बाएं घूमते रहते थे। कोई कहता था कि पंचनामा नहीं बना, कोई कहता पंचनामा बना करके आओ, समय पर पोस्टमार्टम। तो ऐसे में करते करते दोपहर हो जाती थी, दोपहर तो डेड बॉडी पड़ी रहती थी। तो मेरा शुरू से मन होता था कि नहीं, पोस्टमार्टम शाम को क्यों नहीं होते हैं, 8 बजे बाद क्यों नहीं होते हैं, 10 बजे रात को क्यों नहीं होते हैं। तो ये बात निकल कर क्या है कि ब्रिटिश हुकूमत के समय से एक नियम चल रहा था कि पोस्टमार्टम आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त होने के बाद नहीं होंगे, क्योंकि उस समय पोस्टमार्टम कक्षों की हालत ठीक नहीं थी, लाइटें हुआ नहीं करती थी, विसरा को कलेक्ट करने को लेकर के लालटेन और मोमबत्ती में काम चलाया जाता था। आज लाइट का युग है। मैंने मैंने कहा सर आप बताइए कि आज जिंदा व्यक्ति की रात भर ऑपरेशन होते हैं जिंदा व्यक्ति की, तो जो दिवंगत हो गया उसकी चीरा लगा करके उसका विसरा प्रिजर्व करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो लंबी बहस चली, एक करीब मैं समझता हूँ कि 40-50 मिनट तक की बहस चली थी। और अंतोगत्वा मैं नरोत्तम जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके अधिकारी टच से मस नहीं हो रहे थे। सरकार मेरी थी, मैं सत्ता पक्ष का विधायक था, लेकिन नरोत्तम जी ने कहा कि नहीं, यशपाल सिसोदिया का प्रश्न बहुत मौजू है और इसको हम अनुमति प्रदान करते हैं। भोपाल को छोड़ करके और एक कोई और जिला था, इन 1 या 2 जिलों को छोड़ करके पूरे मध्य प्रदेश में रात्रि 10 बजे तक पोस्टमार्टम होंगे, ऐसा निर्णय हुआ था। और जब निर्णय हो गया तो उसका पालन भी हुआ। फिर आगे चल करके ये केंद्र में भी गया और सुप्रीम कोर्ट में भी गया। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि जिस मुद्दे को मैंने छेड़ा था, जिस मुद्दे पर मैंने सफलता प्राप्त की थी, आज जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी लोगों को पता नहीं, लोग बहस नहीं करते हैं, लोग जाकर के बताते नहीं है कि जब नियम बन गया है, कानून बन गया, प्रक्रिया में आ गया है, तो आप हमारा पोस्टमार्टम रात को क्यों नहीं करते हैं। चर्चाएं होनी चाहिए, चर्चाएं होना चाहिए। और इसको लेकर के सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी। पोस्टमार्टम को लेकर के यहां तक बात आ गई थी कि नरोत्तम जी बहुत हमारे वाक्पटुता के धनी हैं, बड़े सीनियर हमारे लीडर हैं। उन्होंने कहा यशपाल मान भी लें कि पोस्टमार्टम रात को हो जाएगा, तो हिंदू संस्कृति में दाह संस्कार तो सुबह ही होगा, उसका अंतिम संस्कार तो सुबह ही होगा। तो फिर मैंने तपाक से जवाब दिया, मैंने कहा साहब कुछ समाज ऐसे भी हैं जिनके अंतिम संस्कार देर रात को होते हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आपके इस निर्णय के कारण से उस परिवार में दोपहर की बजाय वो सुबह जल्दी अंतिम संस्कार कर लेगा। अगर आप इस डेड बॉडी को रात भर यहाँ रखेंगे, 10-11 बजे इसका पोस्टमार्टम होंगे। और मैंने मिनट्स में मैंने कहा गरुड़ और भानपुर अगर मंदसौर से 150 मीटर की दूरी पर है, 125 किलोमीटर की दूरी पर है, तो डेड बॉडी को गांव तक पहुंचते दोपहर हो जाएगी, तो उसका आधा दिन तो पूरा इसी में चला जाएगा। तो कृपा करके निर्णय कर दीजिए कि रात को 10 बजे तक भी पोस्टमार्टम हो जाए। बिल्कुल सर, एक और बात किसानों को लेकर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे ज्यादा, आप एक तो सरकार के विधायक थे, लेकिन एक आंकड़ा 2023 दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार है, 382-83 प्रश्न आपने सरकार से पूछे थे। किसानों के लिए हमेशा आगे रहते थे। और अफीम नीति को लेकर अभी भी सितंबर माह आ गया है, चर्चाएं फिर हो गई है। कल भी आपने वॉइस ऑफ एमपी से इस बारे में बात करी है, वो भी मैंने सुना। और सर उसके रिलेटेड जब अफीम पॉलिसीज बनती हैं, जो सीपीएस पद्धति किसान सरकार लेके आई थी, तब बंशीलाल जी गुज्जर जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और यशपाल सिंह जी, दोनों ने कहा था कि ये थोड़ी सी सरकार जल्दबाजी कर रही है इसको लेकर। और वो बात सही भी साबित होती दिख रही है, क्योंकि अभी तक 14,000 मीट्रिक टन सरकार के पास अफीम पहुंचता वो पड़ा है, डोड़ा, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। और 300 टन ही सरकार के पास अफीम बची है। तो उसमें कुछ परिवर्तन की आशाएं लग रही है कि यशपाल सिंह जी अपने जो क्षेत्र
क्षेत्र की, क्योंकि सर लोकल व्यक्ति जो बात पहुंचाता है, कल भी आपने वॉइस ऑफ एमपी को कहा कि अधिकारी इस पे पॉलिसीज नहीं बना सकते, लोकल व्यक्ति अगर बात पहुंचाएगा, तो सर अगर वो सीपीएस पद्धति है उसको होल्ड करके चीरा पद्धति अगर लागू की जाए तो किसानों के हित में हो सकता है। सर देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक चीरा पद्धति, जो पुराने अफीम के पट्टेधारी लाइसेंसी किसान है, वो आज भी लूनी चुनी से ही किसान उसको कलेक्ट कर रहा है, उसका परिश्रम कर रहा है। लेकिन सीपीएस पद्धति जब से आई है तब से किसानों ने भी इस बात को स्वीकार किया। देखिए, नए पट्टे जब भी आ रहे हैं, अब सरकार ने कहा कि नहीं, हम इसको सीपीएस पद्धति से देंगे। कल भी मैंने कहा था और मैं आज भी इसको दोहरा रहा हूं, सीपीएस पद्धति को बतौर ट्रायल भारत की सरकार को नारकोटिक्स विभाग को डालना था और उसमें गुणदोष के आधार पर तय करना था कि इससे किसानों का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, श्रमिक को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। फिर तीसरा, मैंने कल ये भी कहा था, आज आपको फिर दोहराऊंगा कि हम जो बातचीत करते हैं, फिर चाहे लोकल जनप्रतिनिधि हो, मीडिया हो, आप हो, सांसद हो, विधायकगण हो पूरे जिले के, ये टीएनसी कार्यालय में जब डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर सितंबर के पहले जब परामर्शदात्री समिति को बुलाता है, सलाहकार समिति को बुलाते हैं, और सलाहकार समिति में इस प्रकार के जब विषय आते हैं और उसकी जब मिनट्स बनती है, मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, उन मिनट्स को भारत की सरकार के अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे अपने जमीन पर बहुत अनुभव है, सवाल मेरा नहीं है। जितने किसान संगठन के लोग हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सब अफीम की फसलों को और अफीम के बारे में जब निर्णय की स्थिति दूर है, जब चर्चा की स्थिति आती है, जो सलाहकार समिति होती है, उस सलाहकार समिति में सलाह देने वाले इतने मजबूत लोग होते हैं। अधिकारी अफीम के बारे में जितना नहीं जानता है जितना जनप्रतिनिधि और किसान जानते हैं। उनकी बात को भारत की सरकार को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। और जहां तक मेरा सोचना है, मैं फिर दोहराऊंगा कि सीपीएस पद्धति को एग्रीमेंट के आधार पर किसानों ने भी स्वीकृति प्रदान करी है और किसान उसको अडॉप्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसको नकार रहा है, उसको उसमें लाभ भी है, लेकिन फिर भी कितना और अधिक किसानों को सीपीएस पद्धति से लाभ हो जाए। देखिए, अगर सीपीएस पद्धति से ड्रग्स की स्मगलिंग, मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी अगर रुकती है और किसान का भी उसमें फायदा हो जाता है, सरकार का भी उसमें फायदा हो जाता है, तो हम पीढ़ी को बचा लेंगे। बिल्कुल सर। अन्यथा अफीम की फसल को लेने वाले भारत सरकार के अलावा और भी एजेंसियां हैं जिनको सीधे सीधे मादक द्रव्य पदार्थ के ड्रग के तस्कर कहा जाता है। तो अगर भारत की सरकार इसके ऊपर और अध्ययन करे और इसको और इतनी सरल बना दे कि यह पद्धति किसानों के लिए भी लाभकारी हो जाए और हमारा जो एक्सेस अफीम है वो बाजार में ना जावे, और बाजार में जावे तो पीढ़ियां बर्बाद ना हो, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, इस पर ध्यान करना चाहिए। सर, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक अध्यक्ष को ढूंढ रही है। वर्तमान आने वाला यशपाल सिंह जी सिसोदिया जो इस पूरी पार्टी के मजबूत नेता माने जाते हैं, किसे देख रहे हैं नए अध्यक्ष के रूप में? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष? जी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन होता है वो बहुत विचार के साथ, बहुत मंथन के साथ, पूरा देश है और इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कितना सुदृढ़, कितना अनुभवी, कितना सक्षम होगा, ये पार्टी तय करती है। हम यहाँ बैठे बैठे कयास नहीं कर सकते हैं कि एक्स होगा कि वाई होगा कि जेड होगा। ये अलग अलग प्रांतों के हिसाब से भी, क्वालिफिकेशन के आधार पर भी, उसके समर्पित भाव के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। और मुझे ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो नेतृत्व क्षमता का धनी होता है। मेरे कहने से मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाएगा, या मेरे व्यूज से, मेरी मानसिकता से अगर मैं नाम ले लूंगा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाएगा। बहुत छानबीन करके, बहुत अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष देता। हमारा तो वो अध्यक्ष तक रहे हैं जो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में दीवालों पर पोस्टर चिपकाता था, नितिन गडकरी जी। बिल्कुल, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि एक पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता। हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिन्होंने मंदसौर जिला, मालवा, निमाड़ साइकिलों से नापा था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ा मंथन करती है संगठनात्मक दृष्टिकोण से। सर, अब हमारे सवालों का दौर अंत में है। अंत में हम एक रैपिड राउंड स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको सवाल हाँ या ना में देने रहेंगे। कुछ मजेदार सवाल भी उसमें होंगे, तो उसके प्रश्न रहेंगे, तो मैं उसके शुरू करना चाहूंगा। उनमें किसानों की आय दुगनी कब की जाएगी? विश्व से किसानों की आय दुगनी होती चली जा रही है। किसान को जिस प्रकार से संबल दिया जा रहा है, जिस प्रकार से उसको बोनस दिया जा रहा है, जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जिस प्रकार से उसको सब्सिडीज दी जा रही है, तो आखिर उसका झेला है ना। हम तो एक निवेदन करना चाहेंगे, हाँ या ना में, कि कांग्रेस से पूछो कि आपके दौर में, आपके जमाने में किसानों को कितना लाभ पहुंचाया जाता था, आज हम कितना किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। सर, मोहन यादव
या मामा जी, दोनों में बेहतर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन? दोनों लगभग जनहित के काम कर रहे हैं, सरकार के बजट का सदुपयोग कर रहे हैं। किसी किसी की कार्यशैली किसी किसी को पसंद आती, किसी किसी की कार्यशैली किसी किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन मोहन यादव जी मेरे साथ विधायक थे, विद्यार्थी परिषद से चल करके निकले थे और वे मंत्री रहे, एक बार उच्च शिक्षा मंत्री। लेकिन आज उनके पास अगर मुख्यमंत्री का दायित्व है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं वो कम पड़ रहे हैं या परिश्रम में और मेहनत में। मैं तो रोज उनका एजेंडा देखता हूँ, सुबह से लेकर रात तक वे पूरे मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, सर आप किसे आदर्श मानते हैं अपने इस राजनीतिक करियर जीवन में? और एक व्यक्ति होता है जिसके पीछे अपन चलते हैं, जिसको मानते हैं कि हाँ उनके नक्शे कदम पे चला जाए, तो आपके जीवन में ऐसा कौन आदर्श रहा है जिसको आप यहाँ कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में एक बात? मेरे तो एक ही आदर्श है जिन्होंने मुझे राजनीति परिवार में जरूर मुझे थी, लेकिन आगे बढ़ाने का काम किया, उंगली पकड़ा के चलाने का काम किया। वे निष्पक्ष थे, वे निर्भीक थे, वे ईमानदार थे, वे परिश्रमी थे, वे डाउन टू अर्थ थे। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पांडे मेरे आदर्श राजनीतिक गुरु हैं। लक्ष्मी नारायण जी पांडे, मैं उनके साथ बहुत रहा। जिस प्रकार से व्यक्ति के साथ छाया चलती है, उसी प्रकार से मैं डॉक्टर पांडे साहब का ऑफिशियल प्रतिनिधि भी था। सर भारतीय जनता पार्टी ऐसा माना जाता है और ये एक विपक्ष का मुद्दा भी रहता है कि उद्योगपति और व्यापारियों की पार्टी है, तो इस पे आपका क्या कहना है सर? नहीं, ये देखिए, सर्वहारा वर्ग के लिए, सब लोगों के लिए, सब समाजों के लिए भारतीय जनता पार्टी, ये तो कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। देखिए, व्यापार व्यवसाय को भी अगर बढ़ाने का काम करता है तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी क्या? व्यापारी का, व्यवसायी का, उद्योगपति का, किसान का, युवाओं का, लाड़ियों का, लक्ष्मियों का, बहनों का, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 4 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पहुंचा है, ये हमने लफासीबाजी करके नहीं पहुंचाया, हर वर्ग को साधने की कोशिश करी। ये कांग्रेस का भ्रम पैदा करने वाला एक शगुफा था, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा दोहन किया है व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, और उद्योगों निवेशों को आमंत्रित हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगों की जो संरचना हमने तय करी है, जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज कॉरिडोर बन रहे हैं, जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों का हमने डेवलपमेंट किया है, आज 24-24 घंटे लाइटें गांव में मिल रही है, शहरों में मिल रही है, उद्योगों को मिल रही है, सड़कें मिल रही है। बताइए कितना बड़ा काम किया। ये हमारे ऊपर एक जबरदस्ती का बदनाम करने का एक कांग्रेस ने कुचक्र पैदा किया था। ये तो व्यापारियों की पार्टी है, फिर व्यापारियों से वोट क्यों लेती कांग्रेस? फिर उद्योगपतियों से चंदा क्यों लेती, उद्योगपतियों से वोट क्यों लेती है? हम तो सबका हित साधने को लेकर के काम करने वाले लोगों में से हैं। सर एक नेशनल मुद्दा है वोट चोरी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संविधान बचाओ, देखिए संविधान तो अपना बहुत मजबूत है। आप विदेशों में जाकर के भारत के संविधान की आलोचना करते हैं राहुल गांधी जी, आपको लज्जा नहीं आती है? भारत का परिपक्व संविधान है। ये चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है, ये चुनाव जीत जाते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, ये चुनाव हार जाते हैं तो वोट चोरी हो जाता है। अगर बिहार के चुनाव से पहले, और निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष है, निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। हमने तो कभी भी, मैं चुनाव हारा हूं, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं ईवीएम मशीन के कारण से हार गया या मेरा वोट चोरी हो गया। वोट चोरी का आरोप लगा करके आप जनता के जनादेश का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन सर हरियाणा की एक वो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुली है पहली बार, उसमें 2 साल बाद हारा वो प्रत्याशी विजयी प्राप्त हुआ है और वो आंकड़े भी सबके सामने थे, वो फुटेज भी था, तो एक वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कुछ हो रही है तब। नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ कि गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमने बैलेट पे भी चुनाव लड़ करके देखे हैं, बल्कि बैलेट के चुनाव बुलेट के आधार पर बूथ लूट करके कांग्रेस जीता करती थी। रात के अंधेरे में काउंटिंग होती थी तो मत इधर से उधर कर देते थे। कांग्रेस का वो दौर युवा लोगों ने नहीं देखा। अभी भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अगर होती, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर कहीं गड़बड़ होती है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देखता है तो उसके परिणाम में तब्दीली भी होती है, ऐसा नहीं होता है। आप वैसे भी सामान्य रूप से अगर आपको लगता है कि चुनाव परिणाम मेरे अनुकूल नहीं आया तो रीट की याचिका लगती है। मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय ठाकुर किशोर सिंह जी चुनाव जीत गए थे 2.5 साल बाद। स्वर्गीय भंवरलाल जी नाहटा ने अकारण उनके खिलाफ रीट याचिका लगा दी। अब तो आजकल तो कोई ज्यादा चलती नहीं है और हाईकोर्ट इसको संज्ञान में नहीं लेता, लेकिन पहले रीट याचिकाओं की हम बात करना चाहेंगे। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी इलाहाबाद से, है ना, लोकसभा की मेंबर निर्वाचित हुई थी और प्रधानमंत्री थी। जब चुनाव याचिका राजनारायण जी ने लगाई और वो चुनाव हार गई, इमरजेंसी लगा दी। अभी तुम लोकतंत्र बचाने की बात करते हो, तुम संविधान बचाने की बात करते हो, कुर्सी हमसे कैसे चली जाए? रात को 12 बजे डिक्लेयर कर दी, पूरा भारत स्तब्ध रह गया।
कोई घटनाक्रम ऐसे नहीं थे, ना आंतरिक युद्ध थे न बाहरी कोई युद्ध था। जनता बहुत आराम से इंदिरा गांधी की नेतृत्व सरकार को स्वीकार कर रही थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी का चुनाव निरस्त कर दिया। अब चुनाव जब निरस्त हो गया और तुम लोकसभा की सदस्यता से चली गई हो तो तुम प्रधानमंत्री रह नहीं सकते हो। तो उसकी खींच इतनी जबरदस्त थी कि लोकतंत्र का काला अध्याय तो कांग्रेस ने दिखाया ना इमरजेंसी में। हमने तो कभी आपातकाल नहीं लगाया। चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आ रहे हैं, एक वोट से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी नहीं लगाई। इन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी सरकार और अपनी सल्तनत बचाने के लिए देश को आपातकाल के दौर से में झोंक दिया। आपातकाल लगाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसा कौन सा आंतरिक युद्ध हो गया था, ऐसा कौन सा बाहरी युद्ध हो गया था जो देश में आपातकाल की स्थिति निर्मित हुई है? कांग्रेस वाले जवाब दे इस बात को लेकर के कि आपातकाल क्यों लगाया, किन कारणों से लगाया। बिल्कुल सर, जवाब नहीं। तो आज का हमारा ये पूरा वीडियो था। सर ने अपना बहुत अमूल्य समय निकाला और बहुत ही साधारण शैली है सर की भी। मैंने जब कॉल मिलाया सर ने कहा बिल्कुल आप जब आपको समय मिले आप आइए, और ये शूट हमने किया। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक नई शुरुआत है युवाओं को लेकर और मंदसौर की आवाज जो लोकल आवाज है उसको उठाने का प्रयास। नहीं, आपका जो सेटअप है और आपके जो क्वेश्चन है और आपका जो दूरगामी सोच है, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आप जैसे लोगों की आज आवश्यकता है, सोशल मीडिया पर आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा क्योंकि शुभ घड़ी में कल रात को हमने अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया। आज मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। आपने मेरे को बताया कि पहला इंटरव्यू आप मुझसे ले रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं तो आपको अनंत शुभकामनाएं दूंगा कि आपका चैनल बहुत सीमित दायरे में न रहे, एक स्टूडियो के रूप में आवे, डिबेट्स वहां पर होवे, जनहित के मुद्दे आप उठावे, और अनंत शुभकामना। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।